तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। इस पूरे वीडियो में हम पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे हम कवर अप करने वाले हैं। साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें हैं जो जरूरी है आपको लर्न करना, जैसे आप स्किप नहीं कर सकते, वो सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, मनी मींस क्या होता है, पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब किसी भी चीज को अगर आपको एक्सचेंज करना है, किसी भी चीज को खरीदना है, बेचना है, तो आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, जब मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम, जिसे डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स भी बोलते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि किसी भी पर्सन को, फॉर एग्जांपल अगर ये पर्सन ए है और ये खेती करता है और ये फूड ग्रेन्स उगाता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या है, पर्सन बी है जो सपोज मिट्टी के मटके बनाता है, पॉट्स बनाता है, तो अगर इसको ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट है बी को, तो ये किससे लेगा, ए से ग्रेन्स ले लेगा। और अगर ए को मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पॉट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो किससे ले लेगा, बी से ले लेगा। तो इस तरह से ए और बी अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे जस्ट बाय शेयरिंग थिंग्स। ठीक है, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, तो बार्टर सिस्टम या डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स बोला जाता है। ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि कितने ग्रेन्स के बदले में कितने मिट्टी के पॉट दिए जाएं, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास नहीं थी, मतलब कोई स्पेसिफिक आइडल कंडीशन नहीं थी कि भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी और कितने मिट्टी के पॉट के बदले कितने बोरे ग्रेन्स दिए जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया मनी का। अब पुराने समय पे जो मनी है उसके फॉर्म में, क्योंकि पेपर करेंसीज तो होती नहीं थी, तो पुराने टाइम पे लोग कॉडीज का, शेल्स का, तांबे के सिक्कों का, कॉपर कॉइन्स का, इन सारी चीजों का यूज करते थे। गोल्ड कॉइन्स भी, सिल्वर कॉइन्स भी एक समय तक चले थे। बट अगर हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में देखें तो अब आज के समय पे पेपर नोट्स चलते हैं, साथ ही साथ प्लास्टिक कार्ड्स चलते हैं। ठीक है, पेपर नोट्स एंड प्लास्टिक कार्ड्स जो एट प्रेजेंट चलते हैं। और अब तो और जमाना डिजिटलाइज्ड हो गया है, तो अब तो हमें पेपर नोट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट बाय यूजिंग फोन हम पैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मनी का। क्रेडिट को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो उधार लेना या लोन लेना ही क्रेडिट कहलाता है। अब लोन लेने के लिए वैसे तो दो सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, पर जब भी फॉर्मल सेक्टर में लोन लेने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक नाम आता है और वो है बैंक, है ना। मतलब किसी को भी अगर लोन चाहिए तो इजीली बैंक को अप्रोच किया जा सकता है लोन के लिए। अगर वो पर्सन वैलिड हुआ तो लोन उसको इजीली सैंक्शन हो जाएगा। पर अब एक बात सोचिए, जब भी आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, तो लगभग अगर बैंक ने आपको 4% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया तो बैंक तो आपको 104 रुपए देगी। तो बैंक ऐसा कर क्यों रही है, मतलब बैंक अपना लॉस थोड़ी ना बियर करेगी। बैंक अपने पास से पैसे या अपने पास से वो 4 रुपए निकाल के आपको क्यों देगी, ऐसे तो उसका हजारों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक किस तरह से ये पैसे दे पाती है वो हम कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं, फिर हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि बैंक के पास पैसा कहां से आता है। तो सपोज ये आपकी एक बैंक है, यहां पे एक डिपॉजिटर है, इस डिपॉजिटर के पास 100 रुपए की सेविंग बची थी। इसने क्या किया, अपने 100 रुपए को कर दिया बैंक को डिपॉजिट। अब आइडल कंडीशन में देखें तो लगभग 4% के आसपास आपको बैंक लोन देते हैं, इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो जब डिपॉजिटर ने अपने 100 रुपए बैंक को डिपॉजिट किए तो बैंक 4% के हिसाब से इसको कितना रुपए वापस करेगी, 104 रुपए। कितने परसेंट के हिसाब से, 4% के हिसाब से। तो सपोज ये डिपॉजिटर आया, इसने 100 रुपए बैंक को दे दिए। अब वही एक फार्मर आ गया और उसको जरूरत थी 100 रुपए की फूड ग्रेन्स खरीदने के लिए। ठीक है, इसी 100 रुपए की किसको जरूरत है, बोरोअर को। तो बोरोअर ने क्या किया, 100 रुपए का लोन लिया बैंक से। अब बैंक के पास खुद का तो पैसा नहीं है, तो उसने क्या किया, इस डिपॉजिटर से 100 रुपए जो उसके पास आ गए थे वो 100 रुपए इसने उठाए और बोरोअर को दे दिए। ठीक है, जब 100 रुपए बोरोअर के पास आए तो बोरोअर भी क्या करेगी, बैंक को ब्याज के साथ
पैसा लौटाएगी, ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपए का वो 100 रुपए ही लौटा दे। तो बैंक ने क्या किया, इस बोरोअर से इंटरेस्ट चार्ज किया। अब बैंक कितने % इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो लगभग आइडियल कंडीशन में 8% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इस बोरोअर ने जब 100 रुपए बैंक से लिए और बैंक को ये वापस पैसे करेगा तो कितने रुपए करेगा, 108 रुपए ये क्या करेगा, बैंक को वापस करेगा। लिए 100 रुपए, वापस कर रहा है 108 रुपए। और ये डिपॉजिटर जब वो पैसा वापस मंगाने आएगा तो बैंक इसको कितना रुपए देगी, 104 रुपए। तो 108 तो बैंक के पास आ गए, पर बैंक को देने कितने पड़े, 104 रुपए, 104 रुपीज बैंक को देने पड़े। तो कितना रुपए बचा, 4 रुपए बच गया बैंक के पास। तो ये जो 4 रुपए था ये क्या था, बैंक का नेट प्रॉफिट था। मतलब इस तरह से बैंक पैसे कमाती है कि डिपॉजिटर को उसने क्या किया, कम इंटरेस्ट रेट पे अमाउंट वापस किया और बोरोअर से उसी का पैसा ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे ले लिया और डिपॉजिटर को वापस कर दिया। तो इस तरह से बैंक की पूरी फंक्शनिंग है जो आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में काफी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एमसीक्यू पर्पस के लिए या 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मनी। तो एनीथिंग एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड डिस्चार्जिंग ऑफ डेट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, मनी। मतलब मनी का अगर सिंपल देखें तो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी की वैल्यू हर कंट्री में अलग अलग होती है, करेंसी हर कंट्री में अलग अलग चलती है। तो इंडिया की करेंसी क्या है, इंडियन रुपी। ठीक है, अब रुपी की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, या रुपीस को जो हमारे नोट्स है उनको कौन छापता है, कितने रुपए के नोट्स छापने हैं, कब जरूरत है, किस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीजें कौन करता है, तो इंडिया के अंदर ये सारी चीजें डील करता है आरबीआई, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक बोला जाता है। क्योंकि हमें लोन चाहिए तब तो हम जाते हैं बैंक के पास, पर अगर बैंक को लोन चाहिए तो बैंक किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। बैंक से रिलेटेड सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना, रेपो रेट तय करना, रेपो रेट मतलब कि कितना % इंटरेस्ट लेना है बैंक्स को, रिवर्स रेपो रेट तय करना, ये सारा काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। मतलब आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करती है, उनको मैनेज करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम मॉडर्न करेंसी पे। तो मॉडर्न करेंसी अभी हमने देखा था क्या होती है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स एट प्रेजेंट। ठीक है, पर अब आप प्लास्टिक कार्ड्स भी लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आरबीआई की, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज अ लीगल अथॉरिटी दैट कैन इशू करेंसी, क्योंकि नोट के ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, गवर्नर के साइन होते हैं। वो गवर्नर कहाँ के होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। मतलब अगर मैं कल को एक ऑर्डिनरी पेपर पे आपको साइन करके दे दूं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा एज करेंसी, बट वही साइन अगर आरबीआई गवर्नर एक एक्चुअली आइडेंटिफाइड नोट पे करेगा तो वो वैल्यूएबल होगा। ठीक है, तो आरबीआई का ये काम होता है कि लीगल करेंसीज को लॉन्च करना। फिर उसके बाद देखते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो हम जो बैंक को डिपॉजिट करते हैं अपनी सेविंग, जिसे जरूरत पड़ने पे हम कभी भी मंगा सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट। फिर हम बात करते हैं चेक की। ठीक है, ये भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस में आ जाएगा। तो चेक देखिए भाई, कुछ इस तरह से चेक आपने देखा होगा। चेक में क्या होता है, बैंक का नाम होता है, जहां पे भी आपका अकाउंट है, जिसको आपको देना है उसका नाम लिखा हुआ रहता है, कितने रुपीस आपको देने हैं वो लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है तो 100 रुपीज लिखा हुआ होगा। साथ ही साथ उसको आपको वर्ड में लिखना पड़ता है। और यही चेक अगर कोई पर्सन आपके नाम से जो साइन हो, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपके साइन, तो आपके नाम से साइन किया हुआ चेक अगर कोई पर्सन एक बैंक में लेकर जाता है तो आपके अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट करके उस पर्सन को दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा, हाँ एक चीज और कि जब आप चेक फिल करते हो तो आपने देखा होगा किसी भी डिजिट के आगे ये वाला साइन लगाया जाता है ना। तो साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि कल को कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड ना कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी को 1000 रुपए देने हैं तो मैंने बस इतना लिख के छोड़ दिया, तो अगर वो पर्सन जिसको मैंने चेक दिया है वो अपने मन से 1 0 या 2 0 बढ़ा लेगा तो ये तो गलत वाली कंडीशन हो जाएगी ना। तो इस तरह से ये वाला साइन लगाया जाता है। साथ ही साथ जब आप वर्ड्स में लिखते हैं तो वर्ड्स में लिखने के बाद भी ओनली लिखा जाता है हर एक। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 रुपीज है तो रुपीज के बाद क्या हो जाएगा, ओनली लिखा